हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पढ़ नीट पर। सो गाइस, आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने वाले हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आप लोगों को सीक्वेंस बता देता हूं। फर्स्ट लेक्चर में वी डिस्कस्ड द लॉज ऑफ मोशन, जहां पे हमने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ को पढ़ा। एंड दोस्तों, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने बेसिकली मेन जो काम किया था वो फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर किया था, प्लस साथ में हमने नॉर्मल फोर्स के बारे में जाना। सो गाइज, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ दीपक चौधरी, आई एम फ्रॉम IIT बॉम्बे। फॉर लास्ट 7 ईयर्स मैं जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स को मेंटर कर रहा हूं फिजिक्स में। सो गाइज, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेंशन फोर्स क्या होता है एग्जैक्टली, टेंशन फोर्स के क्या रोल्स हैं, टेंशन फोर्स कहाँ कहाँ यूज होता है, टेंशन फोर्स की एप्लीकेशंस, न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को किस तरीके से टेंशन फोर्स के साथ डील करना है, ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो यार टेंशन फोर्स को समझने के लिए हम एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम लोग एक स्ट्रिंग के साथ डील करते हैं। स्ट्रिंग मतलब भाई बहुत बेसिक सी मैं चीज बोल रहा हूं। स्ट्रिंग बोले तो रस्सी, ठीक है। आप लोगों ने डेली लाइफ में देखा होगा। आप थ्रेड अज्यूम कर सकते हैं या फिर कोई रस्सी अज्यूम कर सकते हैं। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है बेसिकली, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग को मैंने क्या किया है, इस स्ट्रिंग को मैंने इमेजिन करिए एक फिक्स्ड वॉल से कनेक्ट कर दिया। मतलब ये जो रस्सी है दोस्तों अपनी, ये रस्सी यहां से मूव करने वाली नहीं है। इस रस्सी का एक एंड एकदम फिक्स्ड हो गया एंड दिस इज द स्ट्रिंग। आप लोगों की रस्सी कुछ इस तरीके से दीवार से कनेक्टेड है। फाइन। अब इमेजिन करो गाइस, अगर मैं इस रस्सी को हाथ भी अगर ना लगाऊं, मैंने इस रस्सी को छुआ भी नहीं, तो ये रस्सी कैसी होगी? ये रस्सी ढीली सी पड़ी हुई होगी। इस रस्सी के अंदर कुछ एक इस प्रकार से स्लैक आ जाएगा। स्लैक का मतलब होता है ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है। वहीं पर अब इस एंड को पकड़कर इमेजिन करिए हम इस रस्सी को खींचना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस रस्सी को अगर खींचना स्टार्ट कर देते हैं, सो आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज कि ये रस्सी टाइट हो जाएगी। सपोज इस रस्सी को मैंने खींचना स्टार्ट कर दिया, कितने फोर्स से? तो मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, ये एक्सटर्नल फोर्स है एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू गाइस 10 न्यूटन। हमने इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो हम जैसे ही इस रस्सी के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, ये रस्सी टाइट हो जाती है, ठीक है। अब आप जब एक स्ट्रिंग को पकड़कर एक्सटर्नली उसे पुल करते हैं, तो दोस्तों हम बोलते हैं कि उसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड दैट फोर्स इज नोन एज टेंशन फोर्स। आप अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इस डेफिनेशन पर बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट ना जाएं। इस डेफिनेशन का हम मतलब समझेंगे, हम पहले उसको थोड़ा सा फील करते हैं। देखो यार, सिंपल वे में इमेजिन करो। सपोज यार तुमने शोले मूवी तो नहीं देखी होगी यार। सपोज आप ऐसे खड़े हैं और आपने अपने दोनों हैंड्स, ठीक है, स्प्रेड किए हुए हैं। अब आपका एक दोस्त आपको पकड़कर यहां से पुल करने लग जाता है और दूसरा दोस्त आपको पकड़कर इस तरफ पुल करने लग जाता है। सो गाइस, उस सिचुएशन में जरा इमेजिन करिए आपको कैसा फील होगा। आपकी जो बॉडी है वो अंदर से पूरी स्ट्रेच हो जाएगी। न केवल आपके हैंड्स, इवन आपके चेस्ट तक उसका इफेक्ट आने वाला है। आपकी बॉडी के अंदर एक खिंचाव पैदा हो जाएगा। सो दोस्तों, वो जो खिंचाव पैदा होता है, वो जो फोर्स डेवलप होता है, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज टेंशन फोर्स। और अगर हम लोग यहां पे एग्जांपल लें, तो एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, आप लोगों ने बचपन में सुनी होगी। पेरेंट्स लोग बोलते थे कि जिसकी हाइट नहीं बढ़ती है ना, उसको किसी चीज़ को पकड़कर लटक जाना चाहिए। तो ऐसे लटकने से हाइट बढ़ जाती है, मतलब ऐसे फंडे होते थे। तो यार सपोज आप किसी चीज़ को पकड़कर ऐसे लटक चुके हैं। सो ये आप लोगों के ऐसे हाथ हैं। डायग्राम को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लेना, बस हम लोग समझने के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो दोस्तों, जब आप किसी भी चीज़ को ऐसे पकड़ते हो, तो आप जब उसे पकड़ते हैं तो आपने फील किया होगा, जब आप उसके ऊपर हैंग करते हैं तो वापस से आपके हाथ स्ट्रेच हो जाते हैं, आपको इवन दर्द भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, जब भी कोई चीज स्ट्रेच होती है, जब आपने उसे पकड़कर जब आपने हैंग किया, तो आपके हाथों के अंदर जो फोर्स डेवलप हुआ, दैट फोर्स इज नोन एज टेंशन फोर्स। इन शॉर्ट, हम
ये बोल सकते हैं जब एक रस्सी को पकड़कर टाइट किया जाता है, व्हेन अ स्ट्रिंग इज टॉट, व्हेन अ स्ट्रिंग इज टॉट, तो इस स्ट्रिंग के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से एक फोर्स डेवलप होता है एंड दैट फोर्स इज नोन एज टेंशन फोर्स। अभी हम इसके बारे में डीप में भी पढ़ेंगे, एग्जैक्टली टेंशन फोर्स क्या है, हम अंदर भी जाएंगे। सो नाउ लेट्स एक्सप्लोर कि जब ऐसा होता है तो रस्सी के अंदर क्या होता होगा भाई साहब। सो गाइज अगेन लेट्स से दिस इज द वॉल, और इस वॉल से हमने यहां पर एक रस्सी कनेक्ट कर दी है कुछ इस प्रकार। तो ये आप लोगों की रस्सी कनेक्टेड है, ठीक है जी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज द स्ट्रिंग। अब हम एक काम करते हैं, सपोज इस स्ट्रिंग को पकड़कर हमने क्या कर दिया, खींचना स्टार्ट कर दिया। तो कितना फोर्स लगाया मैंने इस रस्सी पर दोस्तों, जो फोर्स लगाया पकड़कर, वो फोर्स लगाया दैट इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। ठीक है, चलिए गाइस कुछ ऐसा इमेजिन करते हैं, लेट्स से हम इस रस्सी के 4 टुकड़े कर देते हैं। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। हम लोग रियल में 4 टुकड़े नहीं कर रहे हैं, ये तो जस्ट एक इमेजिनेशन की बात है, जस्ट एक हम उसको फील करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूं, उसके जो ये 4 पार्ट्स हैं मैं उसको अलग से स्टडी करना चाहता हूं। भाई फॉर एग्जाम्पल जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सपोज डॉक्टर ने आपका पूरा चेकअप किया, ठीक है, उसे लग रहा है कि कुछ आपके लीवर में दिक्कत है, तो वो आपका क्या करेगा, स्पेसिफिक लीवर फंक्शन टेस्ट करेगा, आपके स्पेसिफिक लीवर की स्टडी करेगा। तो दोस्तों हम रस्सी को कुछ कटवट नहीं कर रहे हैं, बस हम इमेजिन कर रहे हैं, मान लेते हैं कि ये रस्सी के 4 पार्ट हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। हमारी जो रस्सी है वो इन चारों पार्ट्स को जोड़कर बनी है। ठीक है, तो जब आपने ये फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, तो हम इन चारों पार्ट्स को अलग अलग एनालाइज करते हैं कि इनके ऊपर किस तरीके के फोर्सेस लग रहे होंगे। सो गाइस दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग एंड लेट्स से दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, सो भाई साहब सबसे पहले हम चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट के पास, जो कि इस तरफ है। और इस तरफ अगर आप दोस्तों देखें तो एक एक्सटर्नली फोर्स लगा दिया गया है, और ये जो एक्सटर्नली फोर्स लगाया है, दिस फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो दोस्तों अगर मैं केवल और केवल इमेजिन करिए, जस्ट एक बार के लिए इमेजिन करिए, अगर मैं इस फोर्थ पार्ट को यहां पे सीजर से अगर काट देता हूं, तो क्या आपको ऐसा फील नहीं होता ये पार्ट कट कर आगे चला जाएगा? बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें, लेकिन रियली में सिचुएशन कुछ और है दोस्तों, ये जो पार्ट है रस्सी का, ये तो रेस्ट पर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यदि आगे की तरफ 10 न्यूटन लग रहा है, मतलब पीछे की तरफ भी 10 न्यूटन लगना चाहिए, है ना। अगर हम स्पेसिफिक दोस्तों केवल और केवल इस पार्ट की स्टडी करें, हम फोर्थ पार्ट का यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो हम बोल सकते हैं कि सर राइट हैंड साइड यदि 10 न्यूटन लग रहा है, अगर वो रेस्ट पर है, तो फोर्थ पार्ट पर लेफ्ट हैंड साइड भी 10 न्यूटन लगना चाहिए। अब मुद्दे की बात है कि ये 10 न्यूटन आया कहां से, तो हम ये बोलेंगे कि सर यहां पे एक चीज को अगर समझा जाए कि आपका जो फोर्थ पार्ट है और जो थर्ड पार्ट है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, दैट इज फॉर श्योर गाइस। ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं, सपोज ये मेरा हाथ है, दिस इज द फोर्थ पार्ट एंड दिस इज द थर्ड पार्ट, नाउ दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। मैंने इन दोनों को ऐसे पकड़ लिया। अब मेरे कोई इस हाथ को पकड़कर इस तरफ अगर खींचेगा दोस्तों, तो मेरा ये वाला हाथ भी तो साथ में आएगा यार, बिकॉज उनके बीच में एक इंटरलॉकिंग है, उनके बीच में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स है जो कि उन दोनों को कनेक्ट करके रखता है। तो जब आपने क्या किया, फोर्थ पार्ट को आगे 10 न्यूटन लगाकर इस तरफ खींचने लग गए, तो थर्ड पार्ट क्या बोलेगा कि नहीं भाई तू मुझसे जुड़ा हुआ है, मेरे साथ रह। तो थर्ड पार्ट पीछे की तरफ 10 न्यूटन लगाएगा। सो दोस्तों अगर मैं इस 10 न्यूटन की बात करूं, ये जो 10 न्यूटन लगा है, इसको अगर हम डिस्क्राइब करें तो हम क्या बोलेंगे, ये 10 न्यूटन किसकी वजह से लगा है, ड्यू टू रस्सी का कौन सा पार्ट, ड्यू टू पार्ट 3।
पार्ट 3 की वजह से ये 10 न्यूटन लगा है पार्ट 4 के ऊपर। अदरवाइज तो दोस्तों आप खुद इमेजिन करिए, अगर यहां पर ये कनेक्शन नहीं होता, अगर ये एक दूसरे से दोस्तों यहां पे जुड़े हुए नहीं होते, अगर मैं उसको कट कर दूं तो आपने जैसे ही 10 न्यूटन लगाया तो पार्ट नंबर 4 तो आगे भाग जाता भाई। ठीक है सर। अब हमको एक चीज थोड़ा सा याद करनी है, क्या चीज? न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब देखिए ये 10 न्यूटन पार्ट नंबर 4 पर लगा, ठीक है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये पार्ट 4 पर 10 न्यूटन लगा, तो पार्ट 4 क्या बोलेगा? मैं भी तुम्हारे ऊपर 10 न्यूटन लगाऊंगा, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोस्तों ये 10 न्यूटन और लग गया। ये 10 न्यूटन किसकी वजह से लगा है? दिस इज ड्यू टू पार्ट 4। क्योंकि यार आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ में बताया था लेक्चर नंबर 2 में, फोर्स हमेशा एक पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों फोर्स हमेशा एक पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, फोर्स कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है। पार्ट नंबर 4 को, वापस से कहानी को सुनिएगा, पार्ट 4 को 10 न्यूटन लगा के आगे खींचा जा रहा था, तो पार्ट 3 ने क्या बोला? भाई रुक जा, मैं तेरे ऊपर पीछे की फोर्स लगाऊंगा, पीछे की तरफ। तो पार्ट 3 ने, यहां पर देखिए, पार्ट 3 ने 10 न्यूटन पीछे की तरफ लगा दिया, ठीक है, पार्ट 4 के ऊपर। तो पार्ट 4 क्या बोलेगा? मैं भी तुम्हारे ऊपर लगाऊंगा 10 न्यूटन, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है जी। अब हम दोस्तों अगर पार्ट 3 की अगर बात करते हैं, दिस इज द पार्ट 3, तो आपको यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि राइट हैंड साइड एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और वो फोर्स लग रहा है आगे की तरफ। अब यदि वो फोर्स आगे की तरफ लग रहा है तो अब क्या होगा दोस्तों? अब पार्ट 2 बोलेगा, पार्ट 2 क्या बोलेगा पार्ट 3 को? कि भाई तू मुझसे जुड़ा हुआ है, और अगर मुझसे जुड़ा हुआ है तो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा। पार्ट 3 को 10 न्यूटन आगे की तरफ लग रहा है, तो पार्ट 2 बोलेगा कि मैं आपको 10 न्यूटन पीछे की तरफ लगाऊंगा। ये 10 न्यूटन दोस्तों किस पार्ट की वजह से आया? दिस इज ड्यू टू पार्ट 2। दिस इज ड्यू टू पार्ट 2, बिकॉज पार्ट 2 और 3 के बीच में एक कनेक्शन है, तो वहां पे एक इंटरमोलिकुलर फोर्स डेवलप हो गया। ठीक है जी। न्यूटन्स थर्ड लॉ को हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलेगी? न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलेगी कि पार्ट 2 को बोलेगी कि तुमने मेरे ऊपर इस तरफ अगर 10 न्यूटन लगाया तो मैं भी आपके ऊपर 10 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में लगाऊंगा। तो ये जो 10 न्यूटन लगा ये पार्ट 2 पर लगा है, लेकिन किसकी वजह से लगा है दोस्तों? दिस इज ड्यू टू पार्ट 3। गाइस दिस इज ड्यू टू पार्ट 3। पार्ट 3 की वजह से ये फोर्स लगा है। ठीक है जी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम पार्ट 2 की स्टडी करें तो दोस्तों पार्ट 2 के ऊपर 10 न्यूटन आगे की तरफ लग रहा है, लेकिन वो तो रेस्ट पर है। दैट मींस नेट फोर्स 0 होने के लिए पीछे की तरफ एक 10 न्यूटन लगना चाहिए। अब आपसे कोई पूछेगा कि पीछे की तरफ ये 10 न्यूटन किसकी वजह से लगा, तो इससे जुड़ा हुआ है पार्ट नंबर 1। तो वापस से वहां पर एक कनेक्शन है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स डेवलप होगा। तो दोस्तों ये जो 10 न्यूटन लगा है, दिस इज ड्यू टू व्हाट? दिस इज ड्यू टू पार्ट 1। दिस इज ड्यू टू पार्ट 1। ये पार्ट 1 की वजह से लगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ, पार्ट 2 क्या बोलेगा? तुमने मेरे ऊपर 10 न्यूटन पीछे लगाया तो मैं तुम्हारे ऊपर 10 न्यूटन आगे की तरफ लगाऊंगा। सो गाइस दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द फोर्स ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू पार्ट 2। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हर एक दूसरा, मतलब आप ऐसा कुछ समझ लें कि यार 4-5 दोस्त हैं और सब ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं। अब मैं किसी भी एक को अगर पकड़ के खींचता हूं तो दूसरा वाला क्या करेगा? उसको अपोजिट डायरेक्शन में रोकने की कोशिश करेगा। अच्छा, अब वापस फाइनली अगर हम पार्ट 1 के पास आते हैं दोस्तों, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है, तो पार्ट 1 को अगर आप ध्यान से देखेंगे ये दीवार से जुड़ा हुआ है। तो अब ये अगर दीवार से जुड़ा हुआ है तो दीवार बोलेगी 10 न्यूटन आगे लग रहा है, आपको रेस्ट पर रखने के लिए मैं 10 न्यूटन पीछे की तरफ लगा देती हूं। तो ये जो 10 न्यूटन लगा है दोस्तों, ये किसकी वजह से लगा है? दिस इज ड्यू टू वॉल। अब यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है गाइस। अब जो भी 10 न्यूटन अगर आप देखें, जो येलो कलर से मैंने यहां पे लिखे हैं, येलो कलर से कौन कौन? ये वाला 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 10 10, इन सब 10 न्यूटन की मैं बात बोल रहा हूं। तो गाइज ये जितने भी 10 न्यूटन हैं, इन सभी को क्या बोला जाता है? दे आर नोन एज टेंशन फोर्स एंड वी विल डिनोटेड बाई कैपिटल टी। ये अपना टेंशन फोर्स है। तो यार यही तो हमारा यहां पे डिस्कशन स्टार्ट हुआ था कि जब हम एक रस्सी को,
जब हम एक रस्सी को दोस्तों क्या करते हैं, एक्सटर्नली पकड़कर खींचने लगते हैं, तो जैसे ही मैंने 10 न्यूटन लगाया, तो आप उसके अंदर देखिए, आप किसी भी एक हिस्से को देख लो, सपोज आप रस्सी के अगर इस पार्ट को देखते हो तो 10 न्यूटन इस तरफ, 10 न्यूटन इस तरफ, टेंशन फोर्स डेवलप हो जाता है और इस टेंशन फोर्स की वजह से वो पूरी रस्सी टाइट हो जाती है एंड दिस फोर्स इज सिंपली नोन एज टेंशन फोर्स, दैट्स इट। तो ये जस्ट हमने उसको थोड़ा सा फील करने की कोशिश करी कि किस प्रकार अगर आप एक एक्सटर्नल, ये 10 न्यूटन की अगर मैं बात करता हूं, ये टेंशन फोर्स नहीं है, ये तो दोस्तों आपका एक्सटर्नल फोर्स है। टेंशन फोर्स क्या होता है, जो रस्सी के अंदर डेवलप होता है, जो रस्सी के अंदर डेवलप होता है, दैट इज नोन एज टेंशन फोर्स। तो ये तो आपका एक्सटर्नल फोर्स हो गया 10 न्यूटन, जो कि आपने बेसिकली रस्सी को पकड़कर खींचा। बाकी ये जो येलो कलर वाले हैं ना गाइस, ये येलो कलर वाले सारे के सारे टेंशन फोर्स हैं जो रस्सी के अंदर डेवलप हुए। कब? जब आपने बाहर से 10 न्यूटन लगाया। अच्छा, अगर आप जैसे ही ये फोर्स अगर हटा देंगे, इमेजिन करिए ये फोर्स लेट्स से ऑल ऑफ सडन डिसअपियर हो गया, तो ये जितने भी अंदर वाले 10 न्यूटन हैं ये भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब तुम पकड़कर खींचोगे ही नहीं, तो अगर आप पार्ट नंबर 4 से बात करेंगे, तो जब ये 10 न्यूटन ही नहीं होगा तो ये 10 न्यूटन भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये डिस्कशन समझ में आ गया होगा। अच्छा, क्या मैं यहां पे दोस्तों एक बात और बोल सकता हूं, आप रस्सी को जितना ज्यादा खींचेंगे उसके अंदर टेंशन फोर्स भी उतना ज्यादा डेवलप होगा। जितना स्ट्रांगली आप एक रस्सी को पुल करेंगे, मोर पुल, अगर एक रिलेटिवली अगर हम बात करें, इफ देयर इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर पुल, जितना ज्यादा दोस्तों स्ट्रॉन्ग आप रस्सी को पुल करने वाले हैं, उसके अंदर टेंशन फोर्स भी उतना ही ज्यादा डेवलप होगा, उसके अंदर टेंशन फोर्स भी उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। अब हम यहां पे टेंशन के बारे में कुछ कुछ चीजें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चीज आप लोगों ने देखी होगी, जो हमें अब जो आगे वाले जो पॉइंट्स हैं, ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाले हो दोस्तों, फ्री बॉडी डायग्राम में ये सारे पॉइंट्स आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें, तो मैं आपसे पूछता हूं कि रस्सी की ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में है, रस्सी किस एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, तो सबको क्लियरली दिख रहा है आपका जो स्ट्रिंग है गाइस, ये एक्स डायरेक्शन में ऐसा लेटा हुआ है। आपका जो स्ट्रिंग है वो एक्स डायरेक्शन में लेटा हुआ है। अच्छा, अब यहां पे जो टेंशन फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप अगर टेंशन फोर्स को देखते हैं दोस्तों, तो वो भी एक्स डायरेक्शन में ही लग रहा है। तो गाइस, नाउ द पॉइंट इज, आपकी जो रस्सी है वो एक्स डायरेक्शन में लेटी हुई है, टेंशन फोर्स भी एक्स डायरेक्शन में ही लग रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को टेंशन फोर्स से जो रिलेटेड ध्यान रखना है वो ये रखना है कि टेंशन फोर्स हमेशा रस्सी की लेंथ के अलोंग लगेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टेंशन ऑलवेज एक्ट, टेंशन ऑलवेज एक्ट कहां एक्ट करेगा, दिस ऑलवेज एक्ट along the length of the string, along the length of the string। हमेशा दोस्तों ये रस्सी की लेंथ के अलोंग ही एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप लोगों की कोई रस्सी वाई डायरेक्शन में है, तो आपका जो टेंशन फोर्स भी लगेगा वो वाई डायरेक्शन में ही लगेगा। वो बात अलग है कि टेंशन फोर्स ऊपर भी लग सकता है या नीचे भी लग सकता है, वो हम डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जिस ओरिएंटेशन में, जिस डायरेक्शन में रस्सी है, टेंशन फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगने वाला है। लेट्स कंसिडर वन मोर एग्जांपल। लेट्स से आप लोगों की जो रस्सी है दोस्तों, ना तो वो एक्स डायरेक्शन में है ना वो वाई डायरेक्शन में है। सपोज आप लोगों की रस्सी कुछ इस डायरेक्शन में है और यहां पर पकड़कर उसे कुछ इस प्रकार पुल कर दिया गया, तो ये जाहिर सी बात है कि जो टेंशन फोर्स लगने वाला है वो रस्सी की लेंथ के अलोंग लगेगा। मे बी शायद इस तरफ लगे या मे बी इस तरफ लगे, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर हम देखें तो टेंशन फोर्स हमेशा लेंथ के अलोंग लगता है। तो आप जब भी एफबीडी बनाएंगे तो गाइज इस चीज का आप लोगों को खास ध्यान रखना है। जिस डायरेक्शन में आपकी रस्सी लेटी हुई होगी, आपका जो टेंशन फोर्स भी लगने वाला है दोस्तों, वो उसी डायरेक्शन में लगने वाला है। ठीक है सर, होपफुली ये बात तो सब लोगों को इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। अगर ये बात आप लोगों को गाइस क्लियर है, तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे मुद्दे की तरफ। ध्यान से सुनिएगा। चलो यार, अब आपको एक बात ये समझनी है, एक सिचुएशन हम यहां पे कंसिडर करते हैं। सपोज हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है।
सो दिस इज द ब्लॉक, और इस ब्लॉक का जो मास है वो m मान लेते हैं, और इस ब्लॉक से एक रस्सी जुड़ी हुई है, इस ब्लॉक से एक रस्सी कनेक्टेड है। अब सपोज ये आप लोगों की रस्सी है, ठीक। अब यार इमेजिन करिए कि एक इंसान यहां पर आया, और वो इंसान क्या करना चाहता है, वो इंसान इस ब्लॉक को वो इंसान इस ब्लॉक को आगे की तरफ इस तरफ धक्का देना चाहता है, ठीक है, उसको पुश करना चाहता है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू पुश द ब्लॉक, ठीक है सर। तो अगर वो उसको धक्का देना चाहेगा तो वो रस्सी को धक्का देगा, और बच्चों वो जैसे ही रस्सी को धक्का देगा तो कोई फायदा नहीं है, रस्सी के अंदर स्लैक आ जाएगा, रस्सी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। भाई रस्सी, द व्हाट इज द पॉइंट इज दैट, वहीं पर अगर हम एक दूसरी सिचुएशन समझते हैं कि मान लीजिए ये इंसान क्या करना चाहता है, ये इंसान इस ब्लॉक को इस तरफ लेके जाना चाहता है, और आई कैन से ये इंसान इस ब्लॉक को पुल करना चाहता है। तो जब वो पुल करना चाहता है तो वो रस्सी को इस तरफ खींचेगा, वो रस्सी को जैसे ही दोस्तों इस तरफ खींचेगा, इस तरफ खींचते ही रस्सी टाइट हो जाएगी, और टाइट होगी तो रस्सी तो इधर आएगी ही, साथ में वो ब्लॉक को भी लेकर आएगी, राइट। तो कहने का मतलब यार, जैसे एक सिंपल सा मेरे पास यहाँ पे लेट्स से मेरे पास एक माउस है, ठीक है, आप लोगों को ये दिख रहा है, और ये एक रस्सी से जुड़ी हुई है। अब मैं इस माउस को अगर धक्का देना चाहता हूं तो देखिए मैं इस रस्सी को पुश करूंगा, और बच्चों जैसे ही मैं इस रस्सी को पुश करूंगा तो ये रस्सी ऐसे बैंड हो गई, देखो ये रस्सी जो है ऐसे बैंड हो गई, मैं इसको पुश नहीं कर पा रहा हूं। और वहीं पर अगर मुझे इसे पुल करना है तो जैसे ही इसको मैं पुल करना स्टार्ट करूंगा तो ये देखिए माउस आगे की तरफ चलने लग गया। आपको बात समझ में आ रही है? सो द पॉइंट इज, आप रस्सी से हमेशा चीजों को पुल कर सकते हो, रस्सी से कभी भी पुश नहीं करोगे। रस्सी से पुश करोगे तो रस्सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी यार, देखो ऐसे रस्सी के अंदर स्लैक आ जाएगा, और वहीं पर अगर आप पुल करेंगे तो वो टाइट होगी, एंड ऑब्वियसली जिस भी चीज को आप पकड़कर लेकर आना चाहते हैं वो चीज मूव करने लगेगी। तो यहां से हमको एक ये चीज ध्यान रखनी है कि टेंशन हैज ऑलवेज पुलिंग टेंडेंसी, ऑलवेज, राइट। टेंशन फोर्स हैज ऑलवेज पुलिंग टेंडेंसी। दोस्तों ये नोट्स मैं आप लोगों को बेसिकली क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहां पर आप लोगों को मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट्स जरूर लीजिएगा। तो टेंशन फोर्स हैज ऑलवेज कैसा टेंडेंसी, पुलिंग टेंडेंसी, ठीक है सर, ये बात भी हमें समझ में आ गई। अब तीसरी चीज आते हैं कि टेंशन फोर्स बॉडी पर किस तरीके से फोर्स लगाने वाली है। तो यार आप एक सिंपल सी चीज को जरा समझिएगा, मान लीजिए यहां पर एक रस्सी है, तो टेंशन फोर्स तो हमेशा पुल ही कर सकती है, और इस रस्सी को मैंने एक ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इस ब्लॉक पर टेंशन फोर्स कहां लगेगा। तो आप खुद देखिए दोस्तों, ये रस्सी अगर नहीं होती, इस रस्सी को अगर हम कट कर देंगे तो रस्सी को कट करते ही ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक नीचे की तरफ चले जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ये रस्सी की वजह से, ये रस्सी की बदौलत ये ब्लॉक रुका हुआ है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसके ऊपर जो टेंशन फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा? हाँ जी। तो बच्चों हमको क्या करना है, जब भी हमें यह निकालना हो कि रस्सी दूसरी बॉडीज पर टेंशन किधर लगाएगी, सो व्हाट वी वांट टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स कौन लगाएगा? बाय द स्ट्रिंग, रस्सी लगाएगी किसके ऊपर? ऑन अदर बॉडीज, ऑन और यू कैन से एक्सटर्नल बॉडीज। तो आपको एक सिंपल सा रूल यहां पर देखना है दोस्तों। सपोज आप इस एम मास के ब्लॉक पर देखना चाहते हैं टेंशन फोर्स कहां लगेगा, तो आप ये देखिए कि एम मास के लिए ये रस्सी किस तरफ लाई कर रही है। तो यार आपको ऑब्वियसली दिख जाएगा सर, एम मास के लिए क्या ये रस्सी ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है? तो आप बोलेंगे सर रस्सी तो ऊपर की तरफ है। और दोस्तों यदि रस्सी ऊपर की तरफ है तो टेंशन फोर्स भी कहां लगेगा? ऊपर की तरफ ही लगेगा। तो हमें डायरेक्शन कैसे, क्योंकि रस्सी तो हमेशा पुल ही कर सकती है ना, रस्सी हमेशा अपनी तरफ पुल करेगी, चीजों को पुश तो कर ही नहीं सकती। सो आई कैन से एक शॉर्ट में, क्योंकि हमें एफबीडी बनाते टाइम ये चीजें बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करनी पड़ेगी, तो डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स ऑन अदर बॉडीज के बारे में हम क्या बोलेंगे? टेंशन किस तरफ लगेगा? टेंशन एक्ट्स अलोंग द साइड, कौन सी साइड? जहां वेयर
string lies with respect to body, where string lies with respect to body। मैं इसको और अभी क्लियर करूंगा, डोंट वरी। जैसे कि मैं सिंपल सी बात बोलना चाहता हूं, इस बॉडी की रिस्पेक्ट में अगर आप देखें तो रस्सी ऊपर है या नीचे है, तो आप बोलेंगे सर रस्सी ऊपर है, और रस्सी ऊपर है तो भाई साहब टेंशन फोर्स भी कहां लगेगा, ऊपर ही लगेगा। और हमेशा ये तो याद रखना है कि टेंशन फोर्स जो दोस्तों लगता है वो रस्सी की लेंथ के अलोंग लगता है। चलिए यहाँ पे जैसे कुछ और एग्जांपल्स अगर हम लोग ले लेते हैं, सपोज हमने एक ब्लॉक को कुछ 2-3 रस्सियों से बांध दिया है। सो यहाँ पर एक रस्सी कुछ इस प्रकार कनेक्टेड है एंड दियर इज अ ब्लॉक, एंड ब्लॉक का मास हम m बोल देते हैं। दूसरा रस्सी कुछ इस प्रकार कनेक्टेड होगा लेट्स से, एंड एक थर्ड स्ट्रिंग है वो कुछ इस प्रकार कनेक्टेड है। 3 रस्सियां हैं। ठीक है जी। तो सपोज इस वाली रस्सी की वजह से अगर मैं टेंशन फोर्स निकालना चाहता हूं तो मैं ब्लॉक से पूछूंगा। पहली बात, इस रस्सी की वजह से जो टेंशन लगेगा वो वाई डायरेक्शन के अलोंग लगना चाहिए, क्योंकि टेंशन हमेशा लेंथ के अलोंग लगता है। तो आपकी रस्सी वाई डायरेक्शन में है तो टेंशन भी वाई में लगेगा। दूसरी बात, अब मुझे आप ये बताइए कि इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में दोस्तों ये रस्सी किस तरफ है। तो इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में रस्सी नीचे की तरफ है, और रस्सी नीचे की तरफ है दोस्तों, तो ये ब्लॉक बोलेगा कि ये रस्सी मेरे ऊपर टेंशन भी नीचे की तरफ ही लगाएगी। चलिए, तो हम ब्लॉक को थोड़ा सा अलग यहां पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ब्लॉक का डायग्राम हल्का सा हम बनाएंगे जिसके ऊपर केवल और केवल हम टेंशन फोर्स रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज स्ट्रिंग 1, दिस इज स्ट्रिंग 2, और ये रस्सी नंबर 3। तो रस्सी नंबर 1 सर नीचे की तरफ है वाई डायरेक्शन के अलोंग, तो टेंशन भी नीचे की तरफ ही लगेगा वाई डायरेक्शन के अलोंग T1। फाइन। स्ट्रिंग नंबर 3 की अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग नंबर 3 पहली बात तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो टेंशन भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा। ब्लॉक के रिस्पेक्ट में रस्सी आगे की तरफ है तो टेंशन फोर्स भी दोस्तों आगे की तरफ ही लगेगा। सो दिस इज द टेंशन ड्यू टू कौन सा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नंबर 3। और वहीं पर अगर मैं बात करता हूं स्ट्रिंग नंबर 2 की वजह से, तो आप सबसे पहले देखिए कि स्ट्रिंग नंबर 2 जो है वो इस प्रकार एक स्लैंटेड है, टेढ़ी है। तो अगर वो टेढ़ी है दोस्तों तो वो जो टेंशन फोर्स भी लगाने वाली है वो टेंशन फोर्स भी टेढ़ा ही लगाने वाली है। तो अब आप बोलेंगे कि इस टेढ़ी रस्सी की वजह से जो टेंशन फोर्स लगेगा और रस्सी की तरफ लगेगा, तो जिस तरफ रस्सी है ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर एक आपका टेंशन फोर्स आ जाएगा। सो गाइस दिस इज T2, दिस इज द टेंशन इन सेकेंड स्ट्रिंग। So in this diagram we can represent all the forces, or I can say all the tension forces which are acting on the body। जो बॉडी पर जितने भी दोस्तों टेंशन फोर्स लग रहे हैं हमने इस सिंगल डायग्राम में सारे के सारे फोर्स रिप्रेजेंट कर दिया। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बस 2 बातें, अगर ये 2 बातें आप लोगों ने ध्यान रख ली तो आप कभी भी टेंशन फोर्स से रिलेटेड फ्री बॉडी डायग्राम नहीं गलत बनाएंगे। पहली बात, जिस डायरेक्शन में रस्सी लाई कर रही है उसी डायरेक्शन में टेंशन लगता है, और बॉडी के रिस्पेक्ट में जिस तरफ रस्सी है टेंशन उस तरफ लगेगा। चलिए, अब यार हम फिजिक्स में गाइस जो जनरली डील करते हैं, वी डील विद द आइडियल स्ट्रिंग। दोस्तों हम आइडियल स्ट्रिंग के साथ डील करते हैं। हम जो डील करते हैं दोस्तों वो किसके साथ डील करते हैं बेटा, वी डील विद द आइडियल स्ट्रिंग। आइडियल स्ट्रिंग के साथ हम हमेशा डील करते हैं। सो नाउ दैट इज द पॉइंट कि व्हाट इज आइडियल स्ट्रिंग। हालांकि मैंने आप लोगों को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बेसिकली ये पहली बार बता रहा हूं, लेकिन ये आगे बार बार आएगा, तो इसे आप हमेशा याद रखिएगा। आइडियल स्ट्रिंग की 2 खास बात होती हैं। सबसे पहली बात और बहुत ही सिंपल सी बात वो ये है कि दोस्तों ये इनएक्सटेंसिबल होता है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब ऐसा नहीं है कि आप रस्सी को पकड़कर अगर खींच दें तो रस्सी की लेंथ बढ़ जाए। इनएक्सटेंसिबल बोलने का बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि रस्सी का जो लेंथ है वो कांस्टेंट होता है, आप रस्सी को पकड़कर खींच नहीं सकते हैं। सो हमारी रस्सी स्ट्रेचेबल नहीं है, हमारी रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, उसकी लेंथ एक्सटेंड नहीं की जा सकती है। एंड गाइज द पॉइंट नंबर 2 इज दैट कि दोस्तों हम जिस रस्सी के साथ डील कर रहे हैं ये मासलेस रस्सी होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कोई चीज मासलेस कैसे हो सकती है, कुछ ना कुछ मास तो होगा। तो यार बिल्कुल सही बात है। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, हम कोई भी स्ट्रिंग उठा लें, कोई भी स्ट्रिंग, तो डेफिनेटली यार उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हम कोई भी स्ट्रिंग उठा ले दोस्तों उसमें कुछ ना कुछ तो मास जरूर होगा, और उसमें अगर कुछ ना कुछ मास होगा दोस्तों तो कुछ ना कुछ मास हम
डील करेंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पर एक आइडियल सिचुएशन इमेजिन करते हैं। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि बच्चों, जब हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या किया जाता है, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर देते हैं और वो कुछ इस प्रकार से एक अपना मोशन कंप्लीट कर लेता है। तो हम यहाँ पे एक बात बार बार यूज करते हैं और वो ये यूज करते हैं दैट एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। हम लोग दोस्तों एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं करते हैं। और अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो क्या एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा यार। अगर आप किसी भी चीज को ऐसे थ्रो कर रहे हैं कुछ इनिशियल वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, तो डेफिनेटली हवा की वजह से कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, हम कंसिडर नहीं करते, वरना पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सिमिलरली दोस्तों, हम यहां पर मासलेस स्ट्रिंग कंसिडर करने वाले हैं। मासलेस वो टर्म यूज करेगा या फिर वो कई बार बोलेगा दोस्तों दैट वी आर डीलिंग विद अ वेरी लाइट स्ट्रिंग। वेरी लाइट स्ट्रिंग, बहुत हल्की सी रस्सी है। और ऐसा बोलने से होता क्या है, एक सिंपल सी चीज हमें समझनी है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखी भी थी कि बच्चों, जो हमारी रस्सी होती है जिसके साथ हम डील करते हैं, बेसिकली आप लोगों ने ये वाला एग्जाम्पल देखा था जब मैंने 10 न्यूटन से पकड़कर खींचा था। तो दोस्तों, जब मैं 10 न्यूटन से पकड़कर उसको खींचना जब मैंने स्टार्ट किया था, तो आप लोगों ने एक चीज वहां पे जरूर नोटिस की थी कि उसके अंदर जहां पर भी टेंशन फोर्स डेवलप हुआ था वो 10 न्यूटन का ही हुआ था। देखिए, ये जो टेंशन फोर्स डेवलप हुआ इस पॉइंट पे, दैट इज 10 न्यूटन। यहां भी जो टेंशन फोर्स डेवलप हुई 10 न्यूटन, हियर ऑल्सो 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि हमारी जो आइडियल स्ट्रिंग है गाइज, इस आइडियल स्ट्रिंग में बेटा जो टेंशन फोर्स रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आइडियल स्ट्रिंग में हम क्या बोलेंगे, जो टेंशन फोर्स होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। कुछ केसेस हैं जब आप बीच में कोई एक और एक्सटर्नल फोर्स लेकर आ जाएं तो उसको आप अभी के लिए भूल जाएंगे। बस हम तो अभी के लिए बस इतना मान लेते हैं कि सर, हम जिस रस्सी के साथ डील करने जा रहे हैं वो रस्सी हमें एक ऐसा टेंशन फोर्स देने वाली है जो कि हमेशा कांस्टेंट होगा, जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। दैट्स इट। उसमें हम एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे भाई, बस। हालांकि इसका जो डीप एक्सप्लेनेशन आएगा वो आगे आएगा, जो मैं आने वाले सेशंस में आपको बताऊंगा। बस आप अभी के लिए ये दो कंडीशंस याद रखेंगे कि हम आइडियल स्ट्रिंग अगर बोलना चाहते हैं तो हम ये बोलना चाहते हैं कि वो इनएक्सटेंसिबल है, उसकी लेंथ चेंज नहीं की जा सकती है और मासलेस है। और सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इनएक्सटेंसिबल बोलने का मतलब उसका लेंथ कांस्टेंट है, और मासलेस बोलने का मतलब उसके अंदर जो टेंशन फोर्स रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। चलिए, तो अब इतने डिस्कशन के बाद अब हम देखते हैं कि किस टाइप की चीज़ें हमें डील करनी होंगी। तो दोस्तों, अब हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स की तरफ स्विच करते हैं, और हमें न्यूमेरिकल्स में कुछ नहीं करना, बस एक सिंपल सा काम करना है। और वो सिंपल सा काम ये है दैट वी हैव टू फाइंड द टेंशन फोर्स। हमें दोस्तों बस केवल और केवल टेंशन फोर्स निकालनी है आगे आने वाले 2-3 न्यूमेरिकल्स में। चलिए, तो सबसे पहला इसका जो हम केस लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा केस है, बिल्कुल भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इमेजिन करो कि आपने क्या किया, एक रस्सी की मदद से एक ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया। ब्लॉक का आप मास मान लीजिए, कितना मास मान लीजिए, लेट्स से दैट इज 5 kg। 5 kg का ब्लॉक है जो कि आपने रस्सी से बांध के वहां पे लटका दिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 5 kg का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, पिछले लेक्चर्स में हमने काफी ज्यादा डीप में फ्री बॉडी डायग्राम के साथ डील किया था। आई होप आप लोगों को याद होगा। 2 पॉइंट्स बताए गए थे। जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दें mg, और mg हमेशा ऑब्वियसली किस तरफ लगेगा दोस्तों, वो हमेशा लगेगा डाउनवर्ड्स। ये लगाते ही फिर आपका जो दूसरा काम होता है बेटा, आपका दूसरा काम होता है आप कॉन्टैक्ट देखते हैं। इनफैक्ट आप दोस्तों देखते हैं नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट। नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट इन द सेंस उस बॉडी के बाकी दूसरी बॉडीज के साथ कितने कॉन्टैक्ट हैं। तो अगर मैं इस 5 kg का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहता हूं तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg में लगा दूंगा, तो 5 × 10 तो बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, 50। एग्री कर रहे हैं। ऊपर दोस्तों रस्सी कनेक्टेड है, रस्सी अगर कनेक्टेड है तो रस्सी ऊपर की तरफ ही टेंशन लगाएगी, तभी तो वो ब्लॉक रुका हुआ है। तो ये जो टेंशन फोर्स होगा, ये टेंशन फोर्स एग्जैक्टली किसके इक्वल होना चाहिए, 50 के ही इक्वल होना चाहिए। तभी जाके तो भाई साहब वो रेस्ट पे रह पाएगा, अदरवाइज वो रेस्ट पे कैसे रहेगा, पॉसिबल ही नहीं है कि वो रेस्ट पर रह पाए।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या चीज बोल रहा हूं? तो यार ये एक सिंपल सा डिस्कशन है, बहुत सिंपल था। नीचे mg लगेगा 50। अगर बॉडी को रेस्ट पे रखना है तो ऊपर जो टेंशन फोर्स लगनी चाहिए वो भी कितनी लगनी चाहिए दोस्तों? वो भी 50 ही लगना चाहिए। ओके सर, चलिए ये डिस्कशन समझ में आ गया। तो अब हम धीरे धीरे अपने केसेस को क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा एडवांस करते जाएंगे। केस 2 आ जाते हैं दोस्तों। यहां पे बस एक ये चीज है कि पिछली बार एक ही ब्लॉक था और एक रस्सी थी। इमेजिन करिए कि इस बार हमारे पास दो ब्लॉक हैं जिनको हमने दो रस्सियों की मदद से कुछ इस तरीके से बांधा हुआ है। सो दीज आर द टू ब्लॉक्स। ओके सर, फाइन। इस ब्लॉक का मास आप 2 kg ले लेंगे और इस ब्लॉक का मास आप 3 kg ले लेंगे। ऊपर वाली रस्सी को हम स्ट्रिंग नंबर 1 नाम दे देते हैं और नीचे वाली रस्सी को हम स्ट्रिंग नंबर 2 नाम दे देते हैं। ये हमने रस्सियों को नाम दे दिए। हमको करना क्या है, सवाल हमारा एग्जैक्टली सेम है, हमको निकालना टेंशन फोर्स ही है दोस्तों, हमको निकालना टेंशन फोर्स ही है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके सर, अब मैं यदि बात करता हूं इस 2 kg वाले ब्लॉक की, तो 2 kg वाले ब्लॉक के लिए मैं क्या बोलूंगा, 2 kg वाले ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले हम एक काम करते हैं दोस्तों, 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, चलिए 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? सबसे पहला जो रूल हम फॉलो करते हैं, नीचे की तरफ mg लगा देते हैं। सो मास 3 है, जी 10 है। सो 3 इंटू 10 अगर आप लगाएंगे तो आपको 30 मिल जाएगा, बिल्कुल 30 मिल जाएगा सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। तो नीचे की तरफ 30 सबको दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। ऊपर की तरफ दोस्तों एक रस्सी कनेक्टेड है और ऊपर की तरफ अगर एक रस्सी कनेक्टेड है तो वो रस्सी टेंशन लगाएगी और नंबर ऑफ कांटेक्ट अगर आप देखेंगे तो एक ही कांटेक्ट है, वो इस रस्सी से, जिस रस्सी का नाम स्ट्रिंग नंबर 2 है। तो ये ऊपर की तरफ एक टेंशन फोर्स लगाएगी जिसे T2 बोला जाएगा। एंड चूंकि हमारा ब्लॉक रेस्ट पर है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि ऊपर वाला जो फोर्स है वो नीचे वाले के इक्वल होगा। सो आई कैन से दैट T2 इज इक्वल टू कितना, T2 इज इक्वल टू 30 न्यूटन। ठीक है, चलो भाई साहब कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना तो सबको समझ में आ गया। अब हम अगर बात करें 2 kg ब्लॉक के लिए, सबसे पहला काम ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दीजिए mg नीचे की तरफ, एंड दैट इज कितना, दैट इज 20। ओके सर, ये लगाने के बाद दोस्तों आपके जो बेसिक रूल्स हैं वो हमेशा सेम रहने चाहिए, उनमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आप बोलेंगे कि सर ये 2 kg वाले ब्लॉक पर दो रस्सियां कनेक्टेड हैं, एक रस्सी ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो बेटा अब ये यहां पे चूंकि इसके दो कनेक्शन हैं तो दो कनेक्शंस होने की वजह से दो टेंशन फोर्स लगेंगे। ऊपर वाली रस्सी ऊपर की तरफ टेंशन लगाएगी, दैट इज T1, क्योंकि रस्सी हमेशा पुल करती है तो वो अपनी तरफ खींचेगी। नीचे वाली रस्सी टेंशन नीचे की तरफ लगाएगी एंड दैट टेंशन इज T2। सो गाइस दैट्स इट, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। किसका फ्री बॉडी डायग्राम है बेटा? ये 2 kg ब्लॉक का। और अगर ये FBD आपको समझ में आता है तो इसका हम सीधा सीधा सा फोर्स बैलेंसिंग करते हैं। ऊपर वाला इज इक्वल टू नीचे वाला, तो ऊपर लग रहा है T1 इज इक्वल टू, नीचे अगर हम देखें तो नीचे लग रहा है T2 प्लस 20। और बच्चों T2 की क्या वैल्यू है? T2 इज इक्वल टू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट T2 इज इक्वल टू 30। T2 को 30 डाल दीजिए तो T1 आपको मिलेगा, दैट इज 30 प्लस 20। So eventually we'll get T1 as equals to कितना, that is equals to 50 न्यूटन। So that's it guys, दोनों रस्सियों में हम इस प्रकार टेंशन फोर्स निकाल सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने अगर एक बात यहाँ पे नोटिस की हो कि नीचे वाली रस्सी में जो टेंशन आई वो टेंशन कितनी आई बेटा? दैट इज 30 न्यूटन। और वहीं पर अगर आप देखते हैं कि ऊपर वाली रस्सी में कितनी टेंशन आई, सो दैट इज 50 न्यूटन। और आपने इस चीज को थोड़ा सा फील भी करना होगा ऐसा क्यों हुआ। तो इसका रीजन बहुत ही ज्यादा सिंपल था, और वो सिंपल रीजन क्या है? वो सिंपल रीजन ये है भाई कि नीचे वाली रस्सी से केवल और केवल एक ही ब्लॉक कनेक्टेड है, और यदि एक ही ब्लॉक कनेक्टेड है तो एक ब्लॉक उसको नीचे खींच रहा है। लेकिन अगर आप ऊपर वाली रस्सी देखेंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये ऊपर वाली रस्सी इन दोनों ही ब्लॉक्स को मेंटेन करके रखी हुई है, इन दोनों ही ब्लॉक्स को बैलेंस कर रही है। सो आई कैन से दैट ऊपर वाली रस्सी पर ज्यादा खिंचाव पैदा होगा, और जितना ज्यादा उसके अंदर खिंचाव होगा उतनी ही ज्यादा उसके अंदर टेंशन फोर्स डेवलप होगी। आई होप दैट इज फाइन, सिंपल सी चीज थी, आप लोगों को इजिली समझ में आई होगी। खैर, केस 2 के बाद अब हम बढ़ते हैं अगली सिचुएशन से डील करने के लिए, एंड दैट इज केस 3। केस 3 में दोस्तों वापस से यहां पर एक ब्लॉक हमें दिया है, एंड थोड़ा सा इस बार
चीज़ें चेंज हो जाएंगी। और इस ब्लॉक को हम लोगों ने क्या किया हुआ है, इस ब्लॉक को हमने दो रस्सियों से कनेक्ट किया हुआ है। तो एक रस्सी तो भाई साहब ऐसे हॉरिजॉन्टली हमने ऐसे बांध दी, और दूसरी रस्सी कुछ इस प्रकार ऐसी टेढ़ी रस्सी है जो कि ऊपर एक सीलिंग से, रूफ से कनेक्टेड है। इनफैक्ट आप लोगों को ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल भी दिया है इस रस्सी का। दिस एंगल इज गिवन एज 37 डिग्री। और दोस्तों यहाँ पे जो ये ब्लॉक है इसका मास आप लोगों ने गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 6 kg। हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना, हमको सेम काम करना है। हमको भाई साहब दोनों रस्सियों के अंदर निकालना है टेंशन फोर्स। ठीक है, चलिए। तो अगर टेंशन फोर्स निकालना है तो सर किस प्रकार इसके ऊपर टेंशन फोर्स निकालेंगे, इसको जरा डिस्कस किया जाए। तो हम सबसे पहले तो दोस्तों इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं 6 kg का, वही हमारी हेल्प करेगा। तो लेट्स से इस 6 kg ब्लॉक को एफबीडी बनाने के लिए हमने जो सबसे पहला काम करना होता है दोस्तों, वो सेम काम होता है, एंड दैट इज बेसिकली आप ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दीजिए नीचे। तो नीचे की तरफ mg आप लगाएंगे, मास 6 है, इंटू 10 कर दीजिए, तो नीचे की तरफ लगेगा 60 न्यूटन। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। इसको हम लेट्स से स्ट्रिंग 1 बोल देते हैं और इसको हम स्ट्रिंग 2 बोल देते हैं। फाइन। स्ट्रिंग 1 क्या करेगी, स्ट्रिंग 1 टेंशन फोर्स लगाएगी। किस तरफ लगाएगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ब्लॉक के लिए जो स्ट्रिंग है वो लेफ्ट हैंड साइड है, तो टेंशन फोर्स भी दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड ही लगेगा, और हम इसे नाम दे देंगे T1। ठीक है। स्ट्रिंग नंबर 2 कहां टेंशन लगाएगी, चूंकि वो ऐसे टेढ़ी है, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री बना रही है, तो टेंशन भी ऐसा टेढ़ा ही लगाएगी। और रस्सी ऊपर की तरफ है तो टेंशन भी ऐसा ऊपर की तरफ लगेगा T2। एंड अगेन दिस टेंशन फोर्स will also form an angle with horizontal, that's again कितना 37 डिग्री। दोस्तों हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये सिस्टम हमारा रेस्ट पर है, बॉडी हमारी रेस्ट पर है, और बॉडी यदि रेस्ट पर है तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो हमें अब जरूरत है फोर्स बैलेंसिंग की। और यदि हम लोग फोर्स बैलेंस करना चाहते हैं तो बड़े ध्यान से इस चीज को समझिएगा कि यहां पर T1 x डायरेक्शन में लाई कर रहा है, 60 न्यूटन y डायरेक्शन में लाई कर रहा है, लेकिन आपका जो T2 है ना तो ये x डायरेक्शन में है ना ये y डायरेक्शन में है, इनफैक्ट ये ऐसा टेढ़ा सा है। तो यार इसके हम कंपोनेंट्स कर देते हैं। अगर ये ऐसा टेढ़ा सा है तो इसके क्या कंपोनेंट्स होंगे वो भी जरा हम समझते हैं। तो नीचे की तरफ लगा दीजिए आप लोग mg, दैट इज 60 न्यूटन। इस तरफ आप लगा दीजिए T1, और T2 के जो दो कंपोनेंट्स होंगे दोस्तों, एक इस डायरेक्शन में आएगा, एक इस डायरेक्शन में आएगा। सो दिस कंपोनेंट के साथ कॉस वाला आएगा, सो दैट इज T2 कॉस 37। और वहीं पर अगर मैं ऊपर वाले कंपोनेंट की बात करूं तो वो होगा आप लोगों को T2 साइन 37। भाई सिंपल सा है, कंपोनेंट्स हम लोग वेक्टर्स में पढ़ ही चुके हैं। जिन बच्चों ने वेक्टर्स नहीं किया अभी तक, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। cos 37 की वैल्यू क्या हम लोगों को पता है, बिल्कुल पता है। cos 37 इज 4/5। और वहीं पर अगर मैं बात करता हूं sin 37, तो इसकी भी वैल्यू हमें दोस्तों बहुत अच्छे से पता है, sin 37 इज 3/5। ओके भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फोर्स बैलेंसिंग करेंगे। अब हम बोलेंगे अगर बॉडी रेस्ट पर है तो वाई डायरेक्शन के सारे फोर्स बैलेंस्ड होने चाहिए। दैट मीन्स जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे। तो ऊपर आप लोगों का लग रहा है दैट इज T2 इंटू 3/5, और एग्जैक्टली नीचे लग रहा है 60, जो कि एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इक्वल होने चाहिए। 3 कैंसिल करेगा 60 को दोस्तों 20 से, सो दैट इज इक्वल्स टू 20, और ये 5 यहां मल्टीप्लाई होगा। सो 20 इंटू 5 आप लोगों को कितना मिलने वाला है, दैट इज इक्वल्स टू 100, राइट। तो ये कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा बेसिक है, आप लोग खुद इस बात को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यार यहाँ पे लिख सकता हूं कि T2 मेरे पास जो आ गई वो कितनी आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। तो दूसरी वाली रस्सी में जो टेढ़ी रस्सी है गाइस, उस रस्सी का टेंशन हम निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर। वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पर है तो एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस भी तो दोस्तों बैलेंस होने चाहिए। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो यहां लग रहा है T1, और राइट हैंड साइड देखेंगे तो यहां लग रहा है T2 इंटू वॉट, इंटू 4/5। ठीक है सर। तो ये दोनों भी अगर इक्वल होंगे तो हम इन्हें इक्वेट कर देते हैं। अगर इक्वेट करते हैं तो हमें T1 किसके इक्वल मिलेगा, T2 हमें पता है दैट इज 100 इंटू
अगेन 4/5, 500 को कैंसिल करेगा 20 एंड 20 इंटू 4 दैट इज 80. सो वी गेट T1 एज कितना, T1 एज 80 न्यूटन. तो हमारा दोस्तों T1 भी आ चुका है. सो वी हैव कैलकुलेटेड T1 एज वेल एज T2. बहुत ही ज्यादा सिंपल था, कोई बहुत ऐसे इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी. जिस प्रकार जैसे जैसे हमको बोला गया वैसे वैसे हमने सबसे पहले एफबीडी बनाना है. एफबीडी बनाने के बाद जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे फोर्सेस उसके ऊपर रिप्रेजेंट करने हैं और नेट फोर्स 0 के इक्वल करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा. चलिए, ये डिस्कशन भी अपना क्लियर हुआ. अगले केस की तरफ बढ़ते हैं एंड दिस इज केस 4. इसको जरा ध्यान से समझना यार. केस 4 में क्या है ना, बहुत ही ज्यादा टिपिकल केस है ये. हमने एक ब्लॉक को इस बार दो स्ट्रिंग्स की मदद से कनेक्ट कर दिया. सपोज तो एक स्ट्रिंग, सपोज दिस इज द ब्लॉक. ब्लॉक का मास भी अभी आप लोगों को दे दिया जाएगा और एक रस्सी यहां पे कुछ इस प्रकार ऐसे कनेक्टेड है और दूसरी रस्सी दोस्तों यहां पे कुछ ऐसे हमने कनेक्ट कर दी, दो स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया. हॉरिजॉन्टल के साथ बिल्कुल आप लोगों को एंगल्स भी दिए गए हैं. लेट्स से ये वाला एंगल आप लोगों को दे दिया है 37 डिग्री और दूसरा वाला एंगल आप लोगों को दे दिया है बच्चों 53 डिग्री. दोनों एंगल्स आप लोगों को दे दिए गए हैं. इनफैक्ट आप लोगों को इसका मास भी दिया गया है. सो मास इज गिवन एज 7 kg और आपको बोला काम हमें वही करना है जो हम इतने टाइम से करते हुए आ रहे हैं. हमको दोनों ही स्ट्रिंग्स के अंदर टेंशन फोर्स निकालना है. फाइन. आई होप आपको ये चीज याद होगी जब भी आप लोगों ने बोला जाए कि आपके पास एक आइडियल स्ट्रिंग है. अगर आपको कोई बोलता है कि आपके पास एक आइडियल स्ट्रिंग है तो आइडियल स्ट्रिंग का मतलब होता है दोस्तों उसमें टेंशन सेम होती है. लेकिन ये बात एक रस्सी के लिए एप्लीकेबल है. दूसरी रस्सी है तो उसके अंदर टेंशन कुछ और होती है जो कि हम देखते हुए भी आ रहे हैं. तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास टोटल 2 रस्सियां हैं. इसको स्ट्रिंग नंबर 1 बोल देते हैं सपोज. तो ये आप लोगों का स्ट्रिंग नंबर 2 हो जाएगा. चलिए, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए 7 kg का, जिसमें प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले mg फोर्स लगा देते हैं नीचे की तरफ. मास 7 है इंटू जी 10 कर दिया तो हमें 70 मिल जाएगा. फाइन. अब दोस्तों आप यहां पे देखेंगे तो आपके पास यहां पे 2 रस्सियां कनेक्टेड हैं यार, 2 स्ट्रिंग्स हैं. एक स्ट्रिंग 1 है, एक स्ट्रिंग 2 है, तो दोनों की वजह से टेंशन फोर्स लगेगा. स्ट्रिंग 2 इस तरफ टेंशन लगाएगी एंड उसे हम बोलेंगे दैट इज T2. स्ट्रिंग 1 इस तरफ टेंशन लगाएगी एंड दैट इज वी विल कॉल इट एज T1. चूंकि हमें पता है कि टेंशन फोर्स हमेशा रस्सी की लेंथ के अलोंग होता है, तो जो एंगल रस्सी बना रही है सेम ये टेंशन भी बनाएगी. सो दिस इज 37 डिग्री एंड दिस इज 53 डिग्री. ठीक है. हमारी बॉडी गाइस रेस्ट पर है और अगर हमारी बॉडी रेस्ट पर है तो हमें यह बात बहुत अच्छे से पता है कि नेट फोर्स 0 है. लेकिन अगर हम नेट फोर्स 0 करना चाहते हैं उसके लिए हमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें फोर्स बैलेंसिंग करनी पड़ेगी. तो अब हमें फोर्स बैलेंसिंग के लिए पहले कंपोनेंट्स करना चाहिए. राइट. तो कंपोनेंट्स अगर हम करते हैं तो सर नीचे तो 70 आ गया, इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है. T2 के 2 कंपोनेंट्स, एक आगे की तरफ होगा एक ऊपर की तरफ. तो आगे वाला कंपोनेंट होगा दोस्तों T2 cos 37 है ना, और ऊपर वाले कंपोनेंट की अगर हम बात करें सो व्हाट विल बी दैट वुड बी T2 sin 37. तो ये आप लोगों के T2 के 2 कंपोनेंट्स हो गए. सिमिलरली अगर मैं बात करूं T1 तो T1 के भी 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक इस तरफ होगा दैट वुड बी T1 cos 53 और एक कंपोनेंट दोस्तों ऊपर की तरफ होगा दैट वुड बी T1 sin 53. सो दीज आर द कंपोनेंट्स. हमको जो भी वो फोर्स दिखाई दिए हमने उन फोर्सेस का, टेढ़े फोर्सेस के कंपोनेंट्स किए और कंपोनेंट्स किए तो हमारे पास ये सिचुएशन आ गई. अब हम बोलेंगे कि सर फोर्सेस बैलेंस्ड होने चाहिए, तो जितना फोर्स x में आगे लगेगा उतना ही पीछे लगना चाहिए, जितना y में ऊपर लगेगा उतना ही नीचे लगना चाहिए. तो चलिए सबसे पहले तो हम x में फोर्स बैलेंसिंग करते हैं. तो आगे की तरफ कितना लग रहा है गाइस, दैट इज T2 cos 37 और पीछे की तरफ जो लग रहा है दैट इज T1 cos 53. सो दिस इज इक्वेशन 1. इसको अब हम जरा सॉल्व कर लेते हैं एक बार, इससे कुछ रिजल्ट आएगा. cos 37 का वैल्यू होता है भाई साहब 4/5, वहीं पर
T1 cos 53 का वैल्यू होता है दोस्तों 3/5। तो यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल होगा, तो आपको मिल गया दिस इज 4 टाइम्स ऑफ T2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ T1। 4 को आप चाहे तो नीचे ले लें, तो आपको एक रिजल्ट मिल गया कि आप T2 को क्या लिख सकते हैं, 3/4 टाइम्स ऑफ T1। दोस्तों आप T2 को क्या लिख सकते हैं, दैट इज 3/4 टाइम्स ऑफ T1। आई होप दैट इज फाइन, ये क्लियर है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे वाई डायरेक्शन के भी फोर्सेस बैलेंस करेंगे, दैट इज ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला। तो ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं दैट इज कितना, एक तो T1 साइन 53, T2 साइन 37। तो आई विल से दैट इज T1 साइन 53 प्लस T2 साइन 37 इज इक्वल टू नीचे वाला जो कि है आपका 70। सो दैट इज इक्वल टू 70। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन हमें x डायरेक्शन के फोर्सेस बैलेंस करने पर मिली, तो दूसरी इक्वेशन हमें y डायरेक्शन के फोर्सेस बैलेंस करने पर मिला। अब हम बोलेंगे भाई वैल्यूज पुट करते हैं। साइन 53 कितना होता है, दैट इज 4/5 प्लस T2 व्हाट इज साइन 37 दैट इज 3/5 इज इक्वल टू कितना 70। दोस्तों ये 5 आप लोगों को क्लियरली कॉमन दिखाई दे रहा है, सो आई कैन ऑल्सो से दिस इज 4T1 प्लस 3T2। इस 5 को जो कि नीचे कॉमन है 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप लोगों को वो मिलेगा 350। फाइन, बेसिक कैलकुलेशन चल रही है, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है ही नहीं। अच्छा, अब हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि सर हम T2 को क्या लिख सकते हैं, T2 को हम लिख सकते हैं 3/4 टाइम्स ऑफ T1। तो वो अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे, दिस इज 4T1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ T2, और T2 किसके इक्वल है 3/4 T1। तो T2 की जगह में लिख लूंगा 3/4 T1 एंड दिस इज इक्वल्स टू कितना गाइस, दिस इज इक्वल्स टू 350। थोड़ी सी कैलकुलेशन होगा, थोड़ा सा गंदगी होगा, बट आंसर इवेंचुअली आपको मिल जाएगा। अगर आप ये 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एलसीएम लेंगे, सो दिस वुड बी कितना 16T1 प्लस 9T1 डिवाइडेड बाई 4 एंड दैट इज फर्दर इक्वल्स टू 350। सो मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लेके जाता हूँ। 16 प्लस 9 इज बेसिकली 25। तो ये चीज आप लोगों के पास आ जाएगी 25T1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, इस तरफ आपके पास 350 था। सिंप्लीफाई कर दीजिए दोस्तों, T1 आप लोगों को मिल जाएगा दैट इज 350 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 25 न्यूटन। रेस्ट इज द प्योर कैलकुलेशन। आपको बस यहाँ पे चीजें कैंसिल करनी है, जो भी चीजें कैंसिल हो रही हो उनको कैंसिल कर दीजिए। जैसे 5 से अगर हम देखें तो 5 ये कैंसिल होगा, और ये 5 से 70 सीधा सीधा कैंसिल होगा। फर्दर 5 और 70 को कैंसिल करेगा, तो दोस्तों 5 70 को कैंसिल करेगा तो आप लोगों को ये 14 मिलेगा, और 14 इंटू 4 अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा दैट इज 56 न्यूटन, विच इज अ प्योर कैलकुलेशन वाली चीज जो कि आप खुद से भी समझ सकते हैं। और जैसे ही आपके पास गाइस T1 आ गया, तो आप बड़ी आसानी से T2 भी निकाल सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने एक रिलेशन पता है कि जो T2 है वो 3/4 टाइम्स ऑफ T1 है। तो इक्वेशन नंबर 1 की मदद से हम बोल सकते हैं, यूजिंग इक्वेशन 1, कि हमारा जो T2 है सर वो 3/4 टाइम्स ऑफ T1 है। जस्ट वैल्यू पुट करनी है, सो दैट इज 3/4 इंटू 56। सीधा सीधा चीजें आपको कैंसिल होती हुई दिख रही हैं, दिस इज 14 एंड व्हाट इज 14 इंटू 3 दैट इज 42 न्यूटन। सो इस प्रकार आप लोग आपकी T1 की वैल्यू एज वेल एज T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखने में शायद ऐसा थोड़ा सा फील हो सकता है कि सर लेंदी था या थोड़ा ज़्यादा बड़ा चला गया, लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं तो वैसा कुछ भी नहीं था। द रीज़न बीइंग इज, यहाँ पे भाई साहब बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हुई थी। दोस्तों अगर आप यहाँ पे कायदे से देखेंगे तो यहाँ पे केवल और केवल कैलकुलेशन लेंदी हुई थी, उसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ों में ऐसा डिफरेंस नहीं था। कॉन्सेप्चुअली हमने सेम ही चीज़ किया है। हमने पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, सारे फोर्सेस उसके ऊपर बनाए, फोर्सेस के कंपोनेंट्स किए, क्योंकि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है नेट फोर्स 0 होना चाहिए, एक्स पर लगने वाले फोर्सेस अलग से 0 होंगे, वाई पे लगने वाले फोर्सेस अलग से 0 होंगे। तो प्रोसीजर हमारा एग्जैक्टली सेम है। आई होप आप लोगों को मैंने बहुत सारी ये वैरायटी करवाई है टेंशन फोर्स की, ये सारी क्लियर होंगी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम कंबाइन करते हैं जिसमें टेंशन फोर्स भी होगा और नॉर्मल दोनों आपको निकालने होंगे। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड दो चीजें। द फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू फाइंड द नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल जो लगाएगा वो दीवार लगाएगी, नॉर्मल बाय वॉल। एंड सेकंड वी हैव टू फाइंड द टेंशन फोर्स।
ये दो चीजें हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, समझिएगा ध्यान से। ऊपर लेट्स से एक रूफ है, ठीक है जी, और साइड में देयर इज अ वॉल, कुछ इस प्रकार का एक सिचुएशन है। इन द टॉप देयर इज अ रूफ, ऑन द साइड देयर इज अ वॉल, और इस सिस्टम से हम लोगों ने एक स्फियरिकल बॉडी को कनेक्ट करके रखा हुआ है। सो नाउ लेट्स इमेजिन कि यहां पर एक स्फीयर है, वो स्फीयर रखा गया है। एक स्फीयर को यहां रख दीजिए, जिससे हम अभी रस्सी भी कनेक्ट कर देंगे। सो दिस इज द स्फीयर। शेप पे मत जाना यार, वो एग्जैक्टली स्फीयर बनाना मेरे लिए तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ना, क्योंकि मेरी जो ड्राइंग स्किल्स हैं वो बचपन से बड़ी कमज़ोर रही हैं। सो दिस इज द स्फीयर, और एक रस्सी कॉर्नर से दोस्तों स्टार्ट होती है, जो कि इस स्फीयर के सेंटर पर जाकर खत्म हो जाएगी। सो दिस इज द रस्सी, एंड दिस एंगल इज ऑल्सो गिवन टू अस, दैट एंगल इज 37 डिग्री। तो एक स्फीयर को एक रस्सी की मदद से दीवार के सहारे पर ऐसा बांध के रखा हुआ है, ठीक है। तो भाई साहब, अगर ये दीवार के कांटेक्ट में है तो जाहिर सी बात है दीवार नॉर्मल फोर्स लगाएगी। अगर ये दीवार नहीं होती तो ये स्फीयर दोस्तों इस तरफ मूव करता, और इस रस्सी ने ही तो इसे पकड़ के रखा हुआ है। अगर ये रस्सी नहीं होती, इस रस्सी को मैं कट कर दूं, तो ये स्फीयर नीचे गिर जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट यहां पर करनी है, टेंशन और नॉर्मल फोर्स। अच्छा, अगर हम मास की बात करें, इस स्फीयर का मास है, तो वो मास भी आप लोगों को दिया हुआ है, एंड दैट मास इज 8 kg। चलिए, तो मैं सबसे पहले तो एक बात बोलूंगा कि यार ऐसा एग्जैक्टली परफेक्ट स्फीयर बनाने की जरूरत नहीं है। आप इसको एक काम करिए, आप इसको सिंपली बस एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो हम सबसे पहली चीज बोलेंगे कि सर नीचे की तरफ mg लगेगा, यस। ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg। अच्छा, मास कितना है, 8 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। सो व्हाट इज दैट, दैट इज इक्वल्स टू 80 न्यूटन। 80 न्यूटन का नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है जी। अब अगर हमें यहाँ पे बात करते हैं कांटेक्ट की, तो दोस्तों अगर कांटेक्ट की बात करें तो देखिएगा, ये जो दीवार है ये स्फीयर से यहाँ जुड़ी हुई है, सबको दिख रही है दोस्तों। ये जो दीवार है ये स्फीयर से यहाँ जुड़ी हुई है, और अगर ये स्फीयर से यहाँ जुड़ी हुई है तो इस तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगना चाहिए, ठीक है। जहां जितने कांटेक्ट होंगे वहां उतने फोर्सेस आने वाले हैं। चूंकि ये दीवार के सपोर्ट में है, दीवार कांटेक्ट में है, तो दीवार इस तरफ नॉर्मल फोर्स देगी। वहीं पर गाइस रस्सी भी जुड़ी हुई है, टेढ़ी रस्सी है, तो रस्सी कुछ इस प्रकार ऐसा टेढ़ा एक टेंशन फोर्स लगाने वाली है। सो दिस इज द टेंशन फोर्स। और हमें पता है चूंकि ये 37 डिग्री बना रहा है, तो गाइस अगर मैं यहाँ पे एक ऐसी वाई एक्सिस बनाऊं, इफ दिस एंगल इज 37, तो मुझे नहीं लगता आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये एंगल भी कितना होगा, 37। दे आर द ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो मैं यहां से सीधा सीधा बोल सकता हूं कि सर ये जो टेंशन फोर्स लग रहा है ना, ये वर्टिकल के साथ अगर हम इसका एंगल मेजर करें तो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाता है सर, ये एंगल 37 डिग्री बनता है। चलो भाई, बहुत ही अच्छे। अब यहाँ पे फोर्स बैलेंसिंग पर आ जाते हैं। चूंकि हमारी बॉडी रेस्ट पर है, या फिर मैं इक्विलिब्रियम वर्ड भी यूज कर सकता हूं, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो टेंशन के दोस्तों दो कंपोनेंट्स होने वाले हैं। दो कंपोनेंट्स किधर होंगे, टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा और एक इस तरफ होगा। ऊपर वाला कंपोनेंट कितना होने वाला है, कॉस आएगा, क्योंकि एंगल वहीं पर है, सो दैट इज T2 cos 37। और इस तरफ वाला अगर आप कंपोनेंट देखेंगे, सो दैट कंपोनेंट वुड बी T2 sin 37। फाइन, चलिए। टेंशन के यदि हम लोगों ने कंपोनेंट्स कर लिए, तो अब हम थोड़ा सा नॉर्मल फोर्स के बारे में देखें। तो नॉर्मल आगे की तरफ लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में, इधर नॉर्मल लगा दिया, और नीचे mg लग रहा है, दैट इज 80 न्यूटन, तो नीचे हमने 80 मेंशन कर दिया। यार अगर बॉडी रेस्ट पर है तो वाई डायरेक्शन की फोर्सेस बैलेंस है, ऊपर वाला इज इक्वल टू नीचे वाला। सो व्हाट इज ऊपर वाला, दैट इज T2 cos 37, एंड विच इज फर्दर इक्वल्स टू नीचे वाला, दैट इज 80। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। तो आप बोलेंगे सर T2 cos 37 का वैल्यू सभी बच्चों को पता है, दैट इज 4/5 फर्दर विच इज इक्वल्स टू 80। 4 कैंसिल करेगा दोस्तों, 80 को 20 से 5 मल्टीप्लाई होगा 20 में, तो T2 आप लोगों को कितना मिलेगा, T2 वुड बी इक्वल्स टू 100 न्यूटन। तो T2 बेटा आप लोगों का 100 न्यूटन आ गया, ठीक है सर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर T2 100 न्यूटन आ गया दोस्तों, तो अब हम सीधा सीधा एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस भी बैलेंस कर देते हैं। तो आगे की तरफ नॉर्मल लग रहा है, पीछे की तरफ आप लोगों का जो फोर्स लग रहा है, दैट इज T2 sin 37। तो आप बोलेंगे कि सर आगे वाला नॉर्मल इज इक्वल टू पीछे वाला T2
साइन 37, राइट। ठीक है जी। अब बच्चों सीधा सीधा ये आपने इक्वेशन मिल गई एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस करने पर। तो नॉर्मल का वैल्यू देखिएगा, क्या हमें T2 का वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है, जस्ट ऊपर ही हमने T2 का वैल्यू निकाला था एंड दैट वाज 100। एंड डू वी नो द वैल्यू ऑफ साइन 37? यस, बड़ी स्टैंडर्ड वैल्यू है 3/5। 500 को कैंसिल करेगा 20 और 20 इंटू 3 आपको मिलेगा 60। तो नॉर्मल भी दोस्तों आपका आ गया 60 न्यूटन एंड दैट्स इट गाइस। बस इतना ही तो सिंपल सा काम है, टेंशन और नॉर्मल फोर्स बनाना था। तो इन सारे न्यूमेरिकल्स में आप लोगों ने देखा हो, मैं फाइनली आप लोगों को कंक्लूजन बता देता हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूटन्स सेकंड लॉ का एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच मैटर्स इज फ्री बॉडी डायग्राम। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को वेक्टर्स का नॉलेज होना चाहिए, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो कंपोनेंट्स का। ये चीज अगर आपको आती है तो इस चैप्टर में आप बहुत अच्छे से कमांड कर लेंगे, बाकी सारी चीजें बेसिक हैं। तो नॉर्मल फोर्स मैंने प्रीवियसली लेक्चर में कवर किया था, आज के लेक्चर में मैंने टेंशन फोर्स बताया है, और अगले लेक्चर में अब हम इनके ऊपर देखेंगे कि न्यूटन्स सेकंड लॉ के ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चंस मिलते हैं। दोस्तों बीच में कुछ सेशंस में बेसिकली डीपीपी आप लोगों को नहीं मिली थी, अब से डीपीपी आप लोगों को रेगुलर इस लेक्चर के मिलने वाली है। उसके अलावा डीपीपी के अलावा, और वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही भी डलवा दूंगा, प्लस ये जो क्लास नोट्स हैं बेटा ये भी आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप नोट्स को डाउनलोड करना ना भूलें। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू एवरीवन।